नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि 10 जुलाई 2021 से यूपी स्पेशल का भी हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन करिए। बिल्कुल इसी समय पर रहेगा, 9:30 बजे ही आपके लिए ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि एक दिन आपकी कुरुक्षेत्र बैच चलेगा, एक दिन आपके लिए कुरुक्षेत्र बैच रहेगा और दूसरे दिन आपके लिए यूपी स्पेशल बैच चलाया जाएगा। तो आप लोग सभी यानी दोनों टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए, ताकि आने वाले जो समय है यानी कि आने वाले जो आपके हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम है वहाँ आप जाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आप अपने नैतिक कर्तव्य को करते रहिए। हम अपना काम अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 5 जून, 17 मई और 15 मई। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है मेरे प्रिय सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल याद करते चलिए ताकि आप भूलें ना। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 जून, 5 जून, 6 जून। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून, 5 जून। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न है, बहुत ही थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ही छात्र इसका आंसर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है रोम यानी कि इटली, दूसरा ऑप्शन है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है मॉस्को यानी कि रूस और चौथा ऑप्शन है बीजिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से इसका आंसर करिए। मॉन्ट्रियल, कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रोम, इटली, तीसरा ऑप्शन है बर्न, स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर करिए, आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। इस बात को ध्यान रखिएगा, रोम यानी इटली। इस बात को ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम यानी कि इटली में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अभी आपने देखा हाल ही फिलहाल में WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। यदि आप पेट जैसे एग्जामों को देने जाएंगे, हो सकता है उसमें से एक प्रश्न, उनमें ज़रूर एक प्रश्न पूछ लिया जाए या उस एग्जाम में एक प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाए, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन, अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है लंदन, ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा, WHO का मुख्यालय है। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है पेरिस यानी फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन यानी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है मनीला यानी फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। आंसर नहीं आ रहा है फिर भी आप वीडियो को देखते चलिए, यानी क्लास को आप देखते रहिए और ताकि आपको सारी चीज़ें याद होते रहें। तो यूनेस्को की मुख्य स्थापना हुई थी सबसे, इसमें देखिए आपको 2 प्रश्न मिल गया। पहली बात, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस यानी फ्रांस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथी। जो हमारे नए छात्र या मेरे में नए दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे,
वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 1961 में हुई थी, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुलालमपुरम में, दूसरा ऑप्शन है बेलग्रेड में, तीसरा ऑप्शन है ढाका में और चौथा ऑप्शन है काहिरा में। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। बेलग्रेड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, दो ऑप्शन फिर यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल गया। एक तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1961 1961 में, ये आपको याद रखना है। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई थी? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1970, 1980, 1961, 1972। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। बिल्कुल भी मैं आपको समय नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 1961 याद रखिएगा। नाटो से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1950, 7 अप्रैल 1976 और 4 अप्रैल 1960। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें। ओपेक की स्थापना का ओपेक का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? कतर, लीबिया, वेनेजुएला, अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट मेरे प्रिय साथियों करते चलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। तो ओपेक का जो सदस्य नहीं है वो है अमेरिका है, अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न, इसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए बना के दे दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985, दिसंबर 1986, दिसंबर 1987 और दिसंबर 1980। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट मेरे साथियों करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1985। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है ढाका यानी बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली यानी कि नेपाल, तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है काठमांडू यानी कि नेपाल। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू यानी नेपाल। इस बात को ध्यान रखिएगा। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू यानी नेपाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सार्क संगठन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है ढाका यानी बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है काठमांडू यानी नेपाल, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली यानी भारत और चौथा ऑप्शन है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान। ठीक है, तब तक आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप दे दीजिए। मैं एक क्वेश्चन और ये पूछ रहा हूँ कि सार्क संगठन में कौन कौन से देश सदस्य हैं, इसको भी यदि आप बता सकते हैं तो बताइए आप लोग। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए इसका भी आंसर हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ढाका यानी बांग्लादेश में सार्क संगठन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल सार्क संगठन से मैंने आपको हर वो चीज़ें बता दिया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यानी कि आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है, यानी कौन सा सदस्य है या कौन सा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? भारत, श्रीलंका, भूटान, चीन। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। तो इसका आंसर चीन होना चाहिए, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। तो इसका आंसर चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, बल्कि वो तीनों देश जो हैं आपके संगठन के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व व्यापार संघ यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा
इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, संसार में सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? संसार में सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में, चीन में और भारत में और इंग्लैंड में। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। यदि नहीं आ रहा है तब भी आप तुक्का लगाना चाहें लगा सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं कुछ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और शेयर ज़रूर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संविधान पहले बना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप क्लास को देखते चलिए ताकि आपको सारी चीज़ें याद होते रहें, ठीक है। तो विश्व का पहला देश कौन सा है? अमेरिका है, जिसने मनुष्यों की समानता और उनके लिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की थी। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत में यानी कि हमें भारत के संविधान में हमें कितना मौलिक अधिकार मिला हुआ है? जल्दी से इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है मेरे सारे छात्र इसका आंसर कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1915, 28 जुलाई 1916, 28 जुलाई 1918। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको शुरुआत कब हुई थी ये भी बता दिया, अब समाप्ति भी बता देता हूँ। तो 11 नवंबर 1918 पहला ऑप्शन है, 11 नवंबर 1914 दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन इज 11 नवंबर 1920, चौथा ऑप्शन 11 नवंबर 1921। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चीन क्रांति कब हुई थी? बहुत ही कठिन प्रश्न है मुझे लग रहा है। 1910, 1911, 1912, 1913। ठीक है, तो इस 1911 में चीन क्रांति हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चीनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1918, 1920, 1921, 1925। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत करिए, इसका आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, पहला ऑप्शन। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रमा पर देखने पर आकाश दिखाई देता है, चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। काला दिखाई देता है, चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कूलाम इकाई है विद्युत धारा के, विद्युत प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के और विद्युत क्षेत्र के। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है मेरे सारे छात्र इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है साइंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश कूलाम की इकाई मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कार की हेडलाइन में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कार की हेडलाइन में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये मान के चलिए आपके पेट वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, हो सकता है यूपीएसआई में भी यह प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो समतल दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है गोलीय उत्तल,
तीसरा है परलिवाकार अवतल, चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल उत्तल, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन व प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो है वो प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, इंद्रधनुष बनने के मुख्य कारण बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, घट जाता है, या सभी असत्य हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंग दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों, चौथा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका फटाफट आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन के बुलबुले सफ़ेद में प्रकाश का रंग जो होता है रंगीन दिखाई देता है, प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ड्राई आइस क्या है, मतलब सूखी बर्फ़ कैसे है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ़ है, ठोस बर्फ़ बिना जल की है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ठोस बर्फ़, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मान के चलिए आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पक्का है, इनमें से 4 से 5 प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। खुद आपको लगेगा कि मैंने जो टेस्ट सीरीज फॉलो किया था सर का, एक दिन में 1 या 2 दिन में जो मैंने टेस्ट सीरीज भले ही फॉलो किया था, उसमें से कम 4 से 5 प्रश्न हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि सारे अगर मैं देखता तो उसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सारे फॉलो करना है, बिल्कुल भी आप भूलिएगा नहीं। 9:30 बजे ज़रूर मिला करिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, और श्यान बल और विद्युत बल। जल्दी से इसका बताइए आंसर। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, चौराहे पे मुड़ते समय क्या होता है, सवार पर केंद्र की ओर लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास को सिर्फ देखते चलिए बस। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, देखिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप कोई बात नहीं है, आप कमेंट मत करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्लास को सिर्फ फॉलो करते चलिए, समझते चलिए और लाइक ज़रूर करते चलिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। जल में आप कल्पना करिए एक बार, कोई मतलब एक तरीके से जल है या एक तरीके से तालाब है, उसमें तो तालाब में जल होता ही है, ठीक है, उसमें यदि हम क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, लकड़ी डाल देते हैं तो तिरछी हमें दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। तो इसका आंसर जल्दी से करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपवर्तन के कारण, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है श्यानता के कारण, और तीसरा ऑप्शन है कपूर का यह गुण है, चौथा ऑप्शन है जल के घनत्व के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जल की सतह पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है सारे प्रश्न। अब संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11।
जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 7 थे, इस बात को आप जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श अनुच्छेदानुसार अनुच्छेदवार कब से प्रारंभ किया गया था? 12 जून 1948, 26 अगस्त 1948, 17 अक्टूबर 1948, 4 नवंबर 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, दूसरे ऑप्शन है मोहम्मद सदाउल्लाह, तीसरे ऑप्शन है के.एम. मुंशी, चौथा ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, ताकि आपकी क्लास को हम यहीं पर बहुत जल्दी समाप्त करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 3 प्रश्न और करवा देता हूं, बाकी हम कल करेंगे। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया गया? पहला ऑप्शन है ए 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मेरे प्रिय साथियों इसका आंसर हो जाएगा 3, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया है? पहला ऑप्शन है एकता एवं अखंडता, दूसरा ऑप्शन है बहुमत, तीसरा ऑप्शन है सर्वसम्मति, चौथा ऑप्शन है सहमति और समायोजन। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन से लिए गए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपने समय पर। ध्यान रहे कि 10 जुलाई से हमारी एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है यूपी स्पेशल की। साथ ही साथ जो हमारे नए छात्र जुड़े थे वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ें, आप लोग क्लास के बाद ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको यह क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।